मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में थाईलैंड के एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर फुनतुम वांचाचाय और कंबोडियन प्राइम मिनिस्टर हेम मानित ने शांति वार्ता के दौरान सीज़ फायर का घोषणा की है। इस सीज़ फायर के दौरान चीनी और अमेरिकी राजदूत भी वहाँ मौजूद रहे। लेकिन क्या ये सीज़ फायर वाकई में युद्ध विराम है? क्या है इसके मायने? तो इसके बारे में हम जानते हैं सीनियर जर्नलिस्ट शैलेश कुमार जी से। तो शैलेश कुमार जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इन दोनों देशों के बीच की ये जो वॉर है, इसकी मेन रूट कॉज क्या है? देखिए, आपने देखा कि जब अनवर इब्राहिम जो कि मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं, कुआलालंपुर में ये शांति वार्ता हुई, तो वहाँ पर चीनी और अमेरिकी राजदूत मौजूद हैं। तो ये चीनी और अमेरिकी राजदूत होने का मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सीधा साफ है कि जो युद्ध हो रहा है थाईलैंड और कंबोडिया के बीच, ये दरअसल युद्ध दो देशों के बीच में नहीं है, बल्कि यहाँ पर चीनी और अमेरिकी राजदूत होने का मतलब है कि ये वर्चस्व की जंग है, यहाँ पर स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस की जंग है। यहाँ पर दो सुपर पावर्स जो कि नंबर 1 और नंबर 2 हैं, अमेरिका और चीन, इस पूरे रीजन में अपना इन्फ्लुएंस दिखाना चाहते हैं। और शांति वार्ता जब हो रही है तो वहाँ पर चीनी राजदूत और अमेरिकी राजदूत होने का मतलब साफ साफ है कि चीन और अमेरिका के बीच वर्चस्व की लड़ाई है। तो अगर आप देखेंगे भी तो मैं इसके रूट कॉज के बारे में अगर आपसे बात करूं तो हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा कि ये जो मुद्दा है 1962 में जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपना फैसला सुनाया कि जो प्रिया विहार करके जो एरिया है जहाँ पर एक मंदिर है तुम मौन टॉम करके, तो वो जो शिव मंदिर है वो दोनों देश शिव भक्त हैं, कंबोडिया भी और जो थाईलैंड भी। तो ये बहुत पुरानी बात है जब से वो लोग ये 1200 सेंचुरी का ये प्राचीन मंदिर है और अब 900 साल हो गए जब इस पूरे विवाद को देखा जाए तो तब से दोनों देश जो है ये पूजते आए हैं शिव मंदिर को। लेकिन ये लड़ाई शिव मंदिर की नहीं है, ये लड़ाई कोई एक रिलीजियस टेंपल की नहीं है, क्योंकि 1962 में जब फ्रेंच मैप के अकॉर्डिंग जो बहुत पुराना मैप था 1907 का आई थिंक, तो वो कार्टोग्राफिक मैप जो था वो फ्रांस ने दिया और उसके बाद उस पर विवाद हुआ, थाईलैंड ने उस मैप को माना नहीं। तो ये मामला कोर्ट में गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने 1962 में, उम्मीद है मुझे शायद मैं सही कह रहा हूँ, अपना फैसला सुनाया कि ये जो जगह है, ये प्रिया विहार करके जो एरिया है, जो टेम्पल प्रमाइस है, वो सब कंबोडिया का है। और उन्होंने ये आदेश भी दिया थाईलैंड को कि आप इस एरिया से अपनी फोर्सेस को मोबिलाइज कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, और साथ साथ यहाँ पर जो भी आपने मंदिर से कुछ भी सामान लिया है उसको भी वो वापस कर देंगे। तो ये काफ़ी बड़ा झटका था एक तरह से थाईलैंड के लिए। थाईलैंड ने उसको माना नहीं, दिल से नहीं माना, क्योंकि वो उस एरिया को अपना मानता रहा। फिर भी उन्होंने बहुत सारे जगह पे जो उसके आसपास करीबन 5-5.5 किलोमीटर का एरिया था उसको तो वो विवादित ही मानते रहे और उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। तो इस तरह से ये लड़ाई कहीं ना कहीं वो 1962 से चली ही आ रही थी। और 2008 में ये मामला काफ़ी बढ़ गया जब यूनेस्को ने इसको एक हेरिटेज साइट घोषित कर दी। और हेरिटेज साइट घोषित करने के बाद में जो है कंबोडिया को और ज़्यादा बल मिल गया। यहाँ पर उनको लगा कि अब तो ये हमारे सभी एरिया है, इस यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस उनके साथ आ गया। तो एक तरह से थाईलैंड को फिर से झटका लगा। तो वहाँ पे यानी कि 13 साल पहले फिर से एक लड़ाई हुई और उस लड़ाई में भी बहुत लोग मारे गए। तो अब ये लड़ाई तब से चली आ रही थी। अब आप देखिए जो अभी मौजूदा समय है, आखिर ये लड़ाई ट्रिगर कैसे हुई और कब हुई। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊं तमन्ना कि मई 2025 की बात है जब कंबोडिया का एक सैनिक जो है एक झड़प में मारा गया, थाईलैंड के साथ जो झड़प हुई। उसके बाद ये मामला चल ही रहा था। इसी बीच में अगर मैं आपको जियोपॉलिटिकल बताऊं, क्योंकि आपने रूट कॉज की बात की है, तो दो समसामयिक तौर पे अगर हम देखें तो दो मुद्दे बड़े अहम हो जाते हैं। दो घटनाएं ऐसी हो गई उस दौरान कि ये मामला विवादित हुआ। अब मई में ये घटना हुई जब कंबोडिया का सैनिक मारा गया, थाईलैंड पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। लेकिन मई की घटना के बाद में ये घटना 23 जून को क्यों ट्रिगर हुई, आखिर 23 जून को वॉर क्यों शुरू हो गई? तो 22 जून को दो घटनाएं हुई। एक तो जो है इससे पहले एक फिलीपींस के जो राष्ट्रपति हैं
बारबोस मार्कोस जूनियर, वो अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ ओवल ऑफिस में, वाइट हाउस में मिले। और दूसरी घटना जो बहुत अहम घटना थी कि उसी दिन अमेरिका ने यूएनएस्को से बाहर निकलने का फैसला कर लिया। अब आप देखिए दो घटनाएं, एक कंबोडिया को यूएनएस्को ने हेरिटेज साइट घोषित कर दिया, उस एरिया को, प्रिय बिहार जो हेरिटेज साइट है, जो टेम्पल है, तो उस यूएनएस्को से अमेरिका बाहर निकल गया। इसका मतलब है कि फंडिंग नहीं होगी। इसका मतलब है कि भाई आप यूएनएस्को को वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि आप अगर हमारे हित नहीं साधेंगे, हम जो कह रहे हैं, हम हमारा पैसा भी दे रहे हैं आपको और आप हमारी बात नहीं मानते। तो कंबोडिया अमेरिका के पक्ष में नहीं है, चीन के इन्फ्लुएंस में है। तो एक तो वो घटना हुई। दूसरा, फिलीपींस के साथ में कंबोडिया का विवाद है, फिलीपींस के साथ में चीन का विवाद है। और ऐसे में फिलीपींस के राष्ट्रपति का, जो कि अमेरिका के बहुत करीबी हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात हो रही है, उनके डिफेंस मिलिट्री के बहुत अच्छे संबंध हैं, साथ में जॉइंट मिलिट्री डील्स करते हैं। तो यहाँ पर फिलीपींस के राष्ट्रपति का वहाँ होना और यूनेस्को से उसी दिन बाहर निकल जाना, ये एक ट्रिगर पॉइंट था। ये चीन के लिए एक संकेत था कि यहाँ पर अमेरिका कुछ कर रहा है। अगर अमेरिका कुछ कर रहा है तो हमें भी कुछ करना है। तो ये कैसे ट्रिगर हुआ? आखिर अचानक से कंबोडिया के एरिया में, अगर हम कहें कि कंबोडिया की बात मान ली जाए कि कंबोडिया का एरिया है, तो अगर वहाँ पे थाईलैंड के भी लोग अपनी वर्चस्व मानते हैं या अपने अधिकार जताते हैं और वो उस जगह पे पेट्रोलिंग करने जाते हैं और वहाँ पे माइंस लगी हैं और वो माइंस अगर फट जाती हैं, उस माइंस ब्लास्ट में, लैंडमाइन ब्लास्ट में अगर वो थाईलैंड के 5 सैनिक घायल हो जाते हैं, एक का पैर एम्प्यूट हो जाता है, तो जाहिर सी बात है कि थाईलैंड उसका ऑब्जेक्शन करेगा। तो उसके बाद में जब वो कंबोडिया को कहते हैं तो और अग्रेसिव हो जाते हैं, ड्रोन्स, और उसके बाद में थाईलैंड सर्विलेंस करता है। तो जब सर्विलेंस एग्रेसिवली करते हैं तो उसके बाद में वहाँ पर काफ़ी हद तक तनातनी बढ़ जाती है, तो वो भी अपना फायर करते हैं। वो स्मॉल आर्म से फायरिंग शुरू हुई, फिर वो आर्टिलरी फायरिंग हो गई और फिर रॉकेट बरसने लगे। तो कंबोडिया की तरफ से ये एग्रेशन शुरू हुआ और जिसका जवाब थाईलैंड ने फिर F-16 स्क्रैम्बल करके दिया। तो वो सब हमने देखा और 35 लोग मारे गए। तो रूट कॉज, जैसे आपने मेरे से पूछा शुरुआत में कि ये रूट कॉज क्या है, तो ये रूट कॉज जो है ये मलेशिया में अमेरिका और चीन के राजदूत का मौजूद होना शांति वार्ता में, ये सीधे सीधे बताता है कि ये रूट कॉज जो है ये सिर्फ वो प्रिय बिहार एरिया को लेकर नहीं है। ये रूट कॉज जो है उस शिव टेम्पल या टेम्पल प्रेमाइस के लिए जो लेकर विवाद है उसको लेकर ही नहीं है, बल्कि ये एक जियोपॉलिटिकल वर्चस्व की जंग है और यही रूट कॉज है। अगर आप कहेंगे तो मैं इसको और डिटेल में बताऊँगा। जैसा कि आपने जिक्र किया, कंबोडिया के चाइना के साथ रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं और थाईलैंड भी अमेरिका से अपने रिश्ते काफ़ी अच्छे बना रहे हैं। तो क्या अमेरिका और चाइना इन दोनों से अपने रिश्ते इसलिए अच्छे कर रहे हैं ताकि साउथ चाइना सी में वो अपना इन्फ्लुएंस और गहरा सकें? एग्जैक्टली देखिए यहाँ पर जो साउथ चाइना सी है, अगर आप देखेंगे तो कि 2008 में, संभवतः मैं सही कह रहा हूँ 2008 की बात है, जब अनक्लॉज आया, यूनाइटेड नेशंस लॉज ऑन सीज, वो अनक्लॉज ने कहा कि मतलब वो चीन के फेवर में नहीं था कि साउथ चाइना सी पर वो 9 डैश लाइन है, जिसको चीन कहता है ये सब हमारा एरिया है, तो वो 9 डैश लाइन को नहीं मानता। तो तब से ये विवाद और गहराता गया। फिलीपींस के साथ में 23 देशों में 7 देशों के साथ बहुत गहरा विवाद है, कुछ देशों के साथ उनके विवाद सुलझे हैं, लेकिन साउथ चाइना सी पे वो पूरा अपना अधिकार जमाता है चीन। और आप देख रहे हैं कि जो कंबोडिया है वो चाइना के फेवर में है, क्योंकि 2012 से लेकर 2016 तक, सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि वियतनाम, कंबोडिया और फिलीपींस और थाईलैंड ये एशियान के हिस्सा हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जिसमें अमेरिका ने भी पार्टिसिपेट किया, सर्गेई लैवरोव ने भी पार्टिसिपेट किया। तो चीन इसका हिस्सा नहीं है एशियान का। तो चीन एशियान को अगर मजबूत होगा तो वो चीन के फेवर में नहीं है, वो एशियान को वीक देखना चाहता है, कमज़ोर देखना चाहता है। तो यहाँ पर जब कंबोडिया जो है वो साउथ चाइना सी में अमेरिका का एक तरह से फ्रंट है। तो अगर आप 2012 से 2016 के बीच में एशियान की बैठक देखें और जॉइंट कम्युनिके निकलता है, जो लास्ट में स्टेटमेंट आता है, उसमें उन्होंने वो पूरे काम किए, निकलने नहीं दिए कि जो बाकी देश हैं वो चीन के खिलाफ कुछ बोल पाएँ। इसका मतलब है कि कंबोडिया जो है चीन का एक इस एरिया में, एशियान में एक फ्रंट है।
वो उनके मिलिट्री फ्रंट है, वो उनका जियो स्ट्रेटेजिक फ्रंट है, वो उनका जो है हर तरह से ट्रेड हो चाहे कोई भी हो, वो अपना हमेशा यहाँ पर चीन का साथ देते रहे हैं। और यहाँ वो क्यों देते हैं? वो इसलिए देते हैं क्योंकि चीन ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट किया है कंबोडिया में, चाहे वो रोड्स हों, रेल्स हों, चाहे वो और इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एयरपोर्ट्स हों, पोर्ट्स हों, हर तरफ। और सबसे बड़ा जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट चीन का है वो रीम नेवल बेस है। तो उस बेस पे उन्होंने ऐसे राइट्स ले रखे हैं जहाँ पे एक्सेशन, मतलब उनको एक्सेस है, दे कैन डिप्लॉय देयर ओन शिप्स, दे कैन डिप्लॉय देयर सबमरीन्स। तो अब उस रीम नेवल बेस से थाईलैंड को ख़तरा है, रीम नेवल बेस से फिलीपींस को ख़तरा है, रीम नेवल बेस से वियतनाम को ख़तरा है। तो ट्रायंगल अगर हम देखें, वियतनाम, फिलीपींस और कंबोडिया, तो ये इस ट्रायंगल में वियतनाम को भी बहुत ख़तरा है। तो ये वियतनाम भी जो है देखता है कि हमें किस तरह से डील करना है। उनके भी रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं, हालांकि चीन बहुत कोशिश करता है कि उनके साथ में वो मिलें। और फिलीपींस को भी दुआतरे जब तक थे तब तक तो ठीक था, लेकिन अभी मार्कोस जूनियर आ गए तो वो उनके फेवर में नहीं है चीन के, वो अमेरिका के फेवर में ज़्यादा हैं। तो अभी पूरा जियो स्ट्रेटजी जो है वो इस तरह से चल रही है कि कंबोडिया जो है चीन के उसमें है, और जो थाईलैंड है बाय एंड लार्ज वो न्यूट्रल हैं वैसे तो, लेकिन वो फिर भी अमेरिका के पक्ष में ज़्यादा रहते हैं। चीन का कुछ इन्वेस्टमेंट थाईलैंड में है, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस इतना नहीं है। उनका इन्फ्लुएंस कंबोडिया पे है क्योंकि उससे उनको स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस हैं। रीम नेवल बेस की वजह से साउथ चाइना सी में वो अपना वर्चस्व कायम कर पा रहे हैं। उसके बाद अगर आप देखें थोड़ा नीचे आए तो मलक्का, स्टेट ऑफ मलक्का में, बे ऑफ बंगाल में वो अपना वर्चस्व इकट्ठा कर पाते हैं। इस वजह से वो चोक पॉइंट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बहुत पावरफुल हो जाएंगे। क्योंकि इससे थाईलैंड को क्या ऑब्जेक्शन है, क्योंकि उनको लगता है रीम नेवल बेस से सीधे सीधे इंटेलिजेंस गैदरिंग हो रही है, सर्विलेंस हो रही है, तो एक तरह से उनका मिलिट्री बेस बन सकता है। तो उससे उनकी स्ट्रेटेजिक पॉइंट को ख़तरा है, और इसीलिए उन्होंने अपनी एक सर्विलेंस यूनिट वहाँ पे हमेशा के लिए लगा दी। तो इससे ये सिर्फ अमेरिका, चीन और थाईलैंड, कंबोडिया का इशू नहीं है। साउथ चाइना सी हिंदुस्तान के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, और ये तो बिल्कुल हिंदुस्तान के मुहाने पे आके खड़ा हो जाएगा चीन अगर कंबोडिया को इस तरह से सपोर्ट होगी। क्योंकि हमारा स्टेट ऑफ मलक्का, हमारे बे ऑफ बंगाल हमारे स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं। हमारी नेवी को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे हमारे नेवी का, भारतीय नौसेना का वर्चस्व है, डोमिनेंस है। वी आर द ओनली कंट्री जिनके एयरक्राफ्ट कैरियर इस एरिया में डिप्लॉय रहे, जो ओनली नेवी जिनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। और ये एक दो साल की बात नहीं, ये दशकों तक चला है। तो इंडियन ओशन में ये पॉइंट पे अगर चीन इतना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा लेगा तो ये भारत के लिए भी खतरा है। तो यहाँ पर मैं 2 पॉइंट कहना चाहूँगा जो रूट कॉजेज़ की बात की। मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये वर्चस्व की जंग जो है वो सिर्फ कंबोडिया और थाईलैंड की जंग नहीं है। भले ही ये जंग अभी सीज़फायर हो गई, रुक गया, युद्ध विराम हो गया, ये कायम रहेगा नहीं रहेगा ये तो बात की बात है, लेकिन ये जंग क्यों है, ये लार्जर है। क्योंकि आप देखिए एशियान की अभी बैठक हुई, उसमें अमेरिकी विदेश मंत्री भी आए, मार्कोस रूबियो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसमें रूस की विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव भी आए। और उससे पहले नाटो की जो समिट हुई, नाटो की समिट के बाद में ये फैसला आया कि हमें भाई ईस्टवर्ड मूवमेंट करना है, हमें इंडो पैसिफिक में जाना है। तो सर्गेई लैवरोव के बयान बहुत महत्वपूर्ण थे। उन्होंने एशियान समिट के दौरान तुरंत जैसी ख़त्म हुई समिट, तुरंत उन्होंने कहा कि नाटो को सीधे सीधे चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि आप इंडो पैसिफिक से दूर रहिए, ईस्टवर्ड मूवमेंट मत करिए, तो इससे हमारी सिक्योरिटी खतरे में होगी। इससे हम नहीं चाहते कि नाटो का एक्सपेंशन इंडो पैसिफिक में हो, क्योंकि इससे पूरा इम्बैलेंस हो जाएगा। जो मल्टीपोलैरिटी की बात करते हैं रूस, तो उनको लगा कि ये जो पावर इम्बैलेंस हो जाएगा। तो इस वजह से उन्होंने एक तो सबसे सीधे सीधे ये कहा, और दूसरा आपने देखा कि उसी दौरान फिलीपींस के राष्ट्रपति अमेरिका में थे, यूनेस्को से बाहर हो गए। तो ये सब ट्रिगर पॉइंट थे। तो उसकी वजह से कंबोडिया, अब ये कंबोडिया ने शुरू किया, ये तो सब जानते, क्योंकि मई में जब एक कंबोडिया का सैनिक मारा गया, तो ये तभी 22 तारीख को जब फिलीपींस में राष्ट्रपति ट्रंप से मिल गए ओवल ऑफिस में फिलीपींस के राष्ट्रपति, उसके बाद 23 तारीख को क्यों हुआ ये घटना, जब 5 ब्लास्ट में मारे गए। और थाईलैंड ने सीधे सीधे आरोप लगाया कि आपने ये नई माइंस लगाई हैं। कंबोडिया कहता नहीं ये पुरानी माइंस थी, थाईलैंड कहता ये नई माइंस हैं। तो उससे ये ट्रिगर हुआ। और फिर इसके बाद कैसे फैला, इसके बाद इसकी तह में जाना पड़ेगा कि क्यों ये सिर्फ लोकल पॉलिटिक्स नहीं है, ये एक जियो पॉलिटिक्स है। तो देखिए उन्होंने जो पी श्रीनिवात्रा हैं, जो थाईलैंड की
मौजूदा प्रधानमंत्री थी जुलाई में, जब से ये घटना नहीं हुई उससे पहले, जब क्योंकि उनको सुप्रीम कोर्ट ने बर्खास्त कर दिया क्योंकि उन्होंने इस घटना के बाद में बात करी। जो थाईलैंड के विपक्षी पार्टी के लीडर हैं हुन सेन, उनको चाचा कह के कहा, अंकल कह के उनको बातचीत की, और ये लगभग 17 मिनट की बातचीत उनके बीच में हुई। और जो थाईलैंड की प्रधानमंत्री थी वो बहुत यंग हैं और उन्होंने अपने ही एक आर्मी कमांडर के ख़िलाफ़ बात करी, उनके बारे में गलत कहा। और वो बातचीत हुन सेन साहब ने, जो कंबोडिया के विपक्षी नेता हैं, उन्होंने, जबकि इतने अच्छे गहरे संबंध होने के बावजूद भी, वो उन्होंने बातचीत, उस टेलीफोन कन्वर्सेशन को लीक कर दिया। पहले तो अपनी पार्टी के 70, 80, 90 लोगों को उन्होंने दिया, उसका सोशल मीडिया पे डाल दिया एंड इट वेंट वायरल। इसकी वजह से जो थाईलैंड की प्रधानमंत्री थी विष्णुवात्रा, उनको बहुत ज़्यादा एम्बरेसिंग सिचुएशन हो गई और ये मामला वहाँ पे पॉलिटिकली बहुत तूल पकड़ने लगा कि आखिर अपने ही एक आर्मी कमांडर के बारे में आप कैसे कह सकती हैं। एक उनके लिए तो दुश्मन देश है, एक ऐसा देश जो आपका एडवर्सरी है, उसकी विपक्षी पार्टी के लीडर को आप अंकल कह के बुला रही हैं, तो आप खुद प्रधानमंत्री कैसे हैं। तो ये मामला तूल पकड़ा और वहाँ पे उनको सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया। तो थाईलैंड की सुप्रीम कोर्ट ने फुनथुम वाचाचाय को कार्यकारी प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। तो विष्णुवात्रा का तो करियर बहुत यंग एज पे ही एक तरह से बहुत सस्पेंशन में आ गया। अभी पता नहीं आगे उनका भविष्य क्या है, लेकिन यहाँ पर जो है इस पॉलिटिकल स्टॉर्म की वजह से ये मामला और तूल पकड़ गया। इसी वजह से थाईलैंड को भी अग्रेसिव रूप लेना पड़ा और ये कंबोडिया को भी लेना पड़ा। तो अब ये तो बहुत इन्वेस्टिगेशन की बात है कि आखिर वो शख्स हुन सेन, जो कि कंबोडिया के विपक्षी पार्टी के लीडर हैं, उन्होंने वो कन्वर्सेशन, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन किसके कहने पे लीक किया और किसकी वजह से इतना एग्रेशन हुआ। क्या वो चीन था, या चीन ने उसको हैक करके लीक करा, या वो अमेरिका था, या उन्होंने हैक करके लीक किया। अब कंबोडिया पे किसका बस चलता है? कंबोडिया पे तो चीन का बस चलता है, और जो हुन सेन है वो तो चीन के पिट्ठू माने जाते हैं, वो अमेरिका का तो उनसे कोई संबंध नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि जो आदमी चीन के इतना करीबी है, चीन का पिट्ठू कहा जाता है, तो वही आदमी कन्वर्सेशन किसके कहने पे लीक करेगा? चीन के कहने पे लीक करेगा। अपने आपसी संबंधों को भी दरकिनार करते हुए अगर वो कन्वर्सेशन पब्लिकली रिलीज़ कर रहे हैं और अपने संबंध ख़राब कर रहे हैं, उनको पता है ये इर्रेपरेबल डैमेज है, दिस कैन नॉट बी करेक्टेड लेटर ऑन। सो दैट मीन्स कि उनके कहीं ना कहीं उनको कोई कंट्रोल कर रहा है, वो कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि चीन ने किया और उसकी वजह से ये पॉलिटिकल स्टॉर्म मिलिट्री कन्फ्रंटेशन में बदला। तो जाहिर सी बात है कि चीन जो है यहाँ पर एक ऐसा खेल खेल रहा है जो रूस के सर्गेई लैवरोव साहब ने नाटो के बारे में कहा कि डोंट मूव ईस्टवर्ड, डोंट कम टू इंडो पैसिफिक, दिस इज़ नॉट एरिया ऑफ ऑपरेशन। तो उन्होंने एक साफ साफ चेतावनी दे दी। चीन एशियान को कमज़ोर करना चाहता है, इसीलिए ये सब हुआ। तो अभी क्यों कर रहे हैं? अब आप सोचेंगे कि आखिर 2008 में लास्ट कन्फ्रंटेशन हुआ, 13 साल के बाद में, आखिर क्यों, वाई? सो आप सब जानते हैं ये जियो पॉलिटिक्स है। यहाँ पे लोगों के बड़े बड़े इंटरेस्ट हैं, यहाँ पे कंट्रीज़ के इंटरेस्ट हैं, लेकिन यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर कंट्री नहीं है। साउथ चाइना सी, जहाँ पर चीन अपना वर्चस्व इकट्ठा करना चाहता है, वर्चस्व दिखाना चाहता है, अपना डोमिनेंस, वो अमेरिका के शिप्स को बुली करता है, फिलीपींस के शिप्स को बुली करता है, वो वियतनाम को भी नहीं छोड़ता है, वो कंबोडिया हो, इंडोनेशिया हो, मलेशिया भी हो, वो उनको हर तरफ अपना वर्चस्व स्थापित करना है। तो ऐसे में भारत को भी खतरा है, हमारी भी सोवरेनिटी, हमारी भी इंटीग्रिटी और हमारी भी सिक्योरिटी वो कहीं ना कहीं जियोपर्डाइज होगी। तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि इन दोनों देशों के कॉन्फ्लिक्ट का क्या असर भारत पे पड़ सकता है? तो देखिए, सीधी सीधी बात है कि भारत के ऊपर अगर रीम नेवल बेस हो या चीन का बढ़ता हुआ प्रभाव की वजह से स्ट्रेट ऑफ मलक्का कॉम्प्रोमाइज़ हो, उसकी सिक्योरिटी अंडरमाइन हो, या फिर बे ऑफ बंगाल में सिक्योरिटी अंडरमाइन हो, इंडियन नेवी का इन्फ्लुएंस कम हो, किसी भी वजह से, क्योंकि भारत का इन्फ्लुएंस फिलीपींस, कंबोडिया, यहाँ तक कि थाईलैंड, ये सब देशों में है, वियतनाम में भी है। तो
हमारा इन्फ्लुएंस किसी भी तरह से, हम भले ही एशियान के कोई सीधे सीधे हिस्सा ना हो, लेकिन हमारा इन्फ्लुएंस एशियान देशों पर बहुत है। हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लुक ईस्ट की पॉलिसी के बाद में एक्ट ईस्ट की पॉलिसी रखी, तो हमारा ट्रेड, हमारे सिक्योरिटी इंटरेस्ट, हमारी डिफेंस टाइज, जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स, हमारा साउथ चाइना सी से होकर व्यापार और इस एरिया में हमारे जो संबंध हैं, व्यापारिक संबंध हैं, हमारी रणनीतिक साझेदारी है, वो सब हमारे इंटरेस्ट हैं। तो चीन अगर रीम नेवल बेस हो या कोई भी तरह से अगर इन एरियाज़ में आता है तो हमारे इंटरेस्ट कंप्रोमाइज़ होते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि आज जब ये युद्ध विराम हो गया है तो आखिर आप रूट कॉज की बात करते हैं, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स बड़ी है। तो भारत की बात आपने करी कि भारत को क्या इससे संदेश है, तो संदेश बहुत साफ है कि आपके LAC पे चीन बैठा हुआ है, डी एस्केलेशन नहीं हुआ, बॉर्डर पेट्रोलिंग एग्रीमेंट हो गया, दोनों देशों के बीच के बावजूद भी संबंध थोड़े सामान्य हुए हैं, लेकिन फौजें हटी नहीं हैं, डी एस्केलेशन नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है और क्यों अभी गाज़ा में युद्ध चल रहा है, क्यों अभी रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है और फिर ये कंबोडिया और थाईलैंड का कैसे शुरू हो गया? तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि चीन एक ऐसे युद्ध की तैयारी कर रहा है जहाँ पर उसको लगता है कि पूरी दुनिया उसको घेरे नहीं और पूरी दुनिया में वो अलग अलग चोक पॉइंट्स पे लोगों को एंगेज करके रखे, ख़ास करके अमेरिका को। तो इसीलिए उसका सीधा सीधा मकसद है कि ताइवान को किसी भी कीमत पर अपनी मेनलैंड से मिलाना, क्योंकि वो ताइवान को रिपब्लिक ऑफ चाइना को अपना हिस्सा मानता है, अपने देश में वापस मिलाना चाहता है। कुओमिंतांग ने जो उस आइलैंड पे जाके ताइवान बनाया जापान के साथ मिलकर, उसको वो चाहता है कि वापस वो मेनलैंड में मिलाए और वो उसके लिए मिलिट्रीली मिलाने को तैयार है। और इसीलिए वो इतनी तैयारी कर रहा है, मिलिट्री ड्रिल्स कर रहा है, और ये ड्रिल्स बहुत समय से चल रही हैं और ये ड्रिल्स बहुत एग्रेसिव होती जा रही हैं। चाहे वो एयरक्राफ्ट कैरियर हो, चाहे वो फाइटर जेट्स हो, चाहे ADIZ हो ताइवान का, वो वायलेट करता है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर वो देखना चाहता है कि दुनिया कैसे रिएक्ट करती है जब थाईलैंड और कंबोडिया का यहाँ पर युद्ध हो रहा है। LAC पर भारत को वो साधेगा, पाकिस्तान के माध्यम से साधेगा। गाज़ा में आप देखें वो इज़राइल को और ईरान को इस्तेमाल कर रहा है, उनके बीच में लड़ाई करा रहा है। इज़राइल और हमास के बीच में लड़ाई करा रहा है। ईरान फंड करता है हमास को और हमास इज़राइल से लड़ रहा है, उनका अक्टूबर 7 किया। तो ये एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा है, जहाँ पे जैसा अमेरिका आरोप लगाता है कि चीन, रूस और ईरान और नॉर्थ कोरिया ये एक एक्सिस है, तो इस एक्सिस को जो है वो एक्सेस इधर भी स्ट्रांग रहे, इधर भी कायम रहे, तो ये अपने हिसाब से वो ये सब पूरे कर रहा है। तो जैसा आपने कहा कि ये जंग रुक गई है, युद्ध विराम हो गया है, अमेरिका के कहने पे हुआ, और राष्ट्रपति ट्रंप तो हर जगह युद्ध विराम कराने का दावा ठोक रहे हैं। वो तो भारत पाकिस्तान का भी युद्ध रोक रहे हैं, वो तो बोस्निया और सर्बिया का भी रोक रहे हैं, वो तो DRC और रवांडा का भी रोक रहे हैं। तो वो तो हर जगह क्लेम कर रहे हैं उनको नोबेल पीस प्राइज़ जीतना है, लेकिन ये तो भारत को देखना है कि अल्टीमेटली भारत के संबंध थाईलैंड के साथ बहुत बेहतरीन है, कंबोडिया के साथ भी अच्छे हैं। तो भारत के हित सुरक्षित रहें, भारत की नेवी का इन्फ्लुएंस इंडियन ओशन रीजन में कायम रहे, ये भारत को देखना है कि अपनी पॉलिसी कैसे बनाएं, कैसे अमेरिका और कैसे चीन को डील करें, और किसी भी तरह से इंडो पैसिफिक में भारत की अपनी वैल्यू, अपनी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो। भले ही ये जंग रुक गई हो, भले ही युद्ध विराम हो गया हो, लेकिन जियोपॉलिटिक्स जारी रहेगी, और ये जब तक जारी रहेगी जब तक चीन ताइवान को मिलिट्रीली अपने देश में वापस मिला नहीं लेता है। थैंक यू शैलेश जी, आपने हमें इतना सब कुछ बताया, और हम भी यही आशा करते हैं कि ये सीज़ फायर कायम रहे और पूरी दुनिया में शांति बरकरार रहे। आज हम आपसे विदा लेते हैं, लेकिन जल्द ही आपसे नए स्टोरी में नेशनल डिफेंस पॉडकास्ट में दोबारा मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।